Okay, guys, so finally we are starting the other topic that is Krebs cycle. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल की ही बात की थी, लेकिन उसका हमने इनिशियल लिंक रिएक्शन डिस्कस किया था। अभी हम देखेंगे एक्चुअल क्रेब्स साइकिल में हमारे पास क्या हो रहा होता है। अच्छा, तो हमारे पास होता क्या है, मैं पहले आपको क्रेब्स साइकिल का लेआउट बताती हूँ और निमोनिक बताती हूँ, उसको याद रखने का, फिर हम माइनर डिटेल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो द टॉपिक इज़ क्रेब्स साइकिल। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसका निमोनिक जो है ना, वो आपने इस तरह याद रखना है। कैन आई कीप सेलिंग सॉक्स फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग सॉक्स फॉर मनी ऑफिसर। इससे आपको कभी भी नहीं भूलेगा क्रेब साइकिल। ओके, अब ये किस तरह हमने बनाया निमोनिक को मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देख चुके हैं पीछे, ग्लाइकोलिसिस में हमने पाइरुवेट बना लिया था ग्लूकोज से। लिंक रिएक्शन में हमने उससे कोएंजाइम ए बना लिया था। अब इस कोएंजाइम ए को हम यूज़ करेंगे वो इस तरह कि हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट होता है। ऑक्सैलो एसीटेट, ये रिएक्शन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो इस कोएंजाइम ए को यूज़ करता है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है सिट्रेट में, ठीक है। कोएंजाइम ए यहाँ से इसमें ऐड हो रहा होता है और वो कन्वर्ट क्या किस में कर देता है हमारे पास सिट्रेट में। सिट्रेट कन्वर्ट होता है फिर आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट, इससे आप लोग टेली भी करते जाएं। कैन से के लिए सिट्रेट, आई के लिए आइसोसिट्रेट, कीप के लिए कीटो ग्लूटरेट, और अब एस फॉर हमारे पास आ जाता है सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। देन हमारे पास दोबारा सॉक्स के लिए आ जाता है सक्सीनेट, ठीक है। फिर आ जाता है फॉर फ्यूमरेट, एफ फॉर फ्यूमरेट, एंड देन एम फॉर हमारे पास आ जाता है मेलेट, और मेलेट से आ जाता है दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट ऑफिसर के लिए। तो इस तरह आपको ये याद रहेगा। अब आपने जो इसके साथ चीज़ें याद रखनी है वो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इसका स्टेप नंबर 1, 2 और सेकंड लास्ट स्टेप है, मतलब ये हमारे पास इसका स्टेप नंबर 1 है, 2 है, देन हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका सेकंड लास्ट ये वाला जो स्टेप है जिसमें फ्यूमेरेट से मेलेट बन रहा है, इसके सेकंड लास्ट स्टेप यानी कि 7th वाले स्टेप में और पहले 2 स्टेप्स में कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जो इसका 3rd और 4th स्टेप है ना, उनका बाय प्रोडक्ट सेम है। 3rd स्टेप में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, 4th स्टेप में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इसी तरह 3rd स्टेप में भी NADH निकल रहा है और 4th स्टेप में भी NADH निकल रहा है। तो 3rd और 4th इस तरह सेम है, तो आपको याद रहेगा। उसके बाद अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पे और स्टेप नंबर 6 पे, और फिर हमारे पास स्टेप नंबर 8 है। स्टेप नंबर 8 में आप याद रख लें NADH निकलता है, रिमूव होता है, ठीक है। और स्टेप नंबर जो हमारे पास 6 है, इसमें हमारे पास FADH निकलता है। FAD देते हैं और FADH निकल आता है। अब पीछे बचेगा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में जब ये सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ATP बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली GDP होता है, GDP कन्वर्ट होता है GTP में, और वो जो है ना अपना जो एनर्जी है उसके थ्रू ADP से ATP बना देता है। तो अगर हम ये बात करें इसमें ATP प्रोडक्शन की, तो पर साइकिल हमारे पास 1 ATP बन रहा है, ठीक है। पर साइकिल हमारे पास 1 ATP बनता है, और पर साइकिल हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, ये हमने देखा 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। देन हमारे पास 3 NADH बनते हैं, 3 जो है NADH बनते हैं, 2 यहाँ से बने थे और एक जो 8 स्टेप से बना था, तो 3 NADH बन गए हमारे पास, और एक इसमें से हमारे पास बनता है FADH, ठीक है। एक FADH बन गया। अगर हम इसकी टोटल ATPs काउंट करें ना कि स्टेप में कितने ATPs बनते हैं, तो पर साइकिल हमारे पास 12 ATP बनते हैं। वो किस तरह, एक ATP तो डायरेक्टली हमारे पास जहाँ से मिल गया। अब 3 NADH है, हर NADH से हमारे पास
1 NADH से 3 ATP निकलते हैं, तो 3 NADH से कितने निकलेंगे हमारे पास 9 ATPs, और FADH से हमारे पास 2 ATP निकलते हैं, पर FADH 2 ATPs, तो ये हमारे पास अगर टोटल करो तो 9, 10, 11 और 12 ATPs जो है हमारे पास पर साइकिल बन रहे हैं। और अगर हम 2 साइकिल्स रन करें तो 24 बनेंगे, क्योंकि एक साइकिल में अगर 12 है तो 2 में हमारे पास 24 बन जाते हैं। अब हम जो है ना थोड़ा सा इन डिटेल इसकी माइनर चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इसके जो फर्दर रिएक्शंस हैं वो किस तरह प्रोसीड हो रहे हैं, और उसकी एंजाइम्स की थोड़ी बहुत रेगुलेशन के बारे में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल का। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा होता है सिट्रेट में, और इस दौरान हमारे पास क्या चीज़ इसमें ऐड हो रही होती है, एसिटाइल को ए जो है ना वो हमारे पास इसमें ऐड होता है, जिसमें से एसिटाइल पार्ट रिमूव हो जाता है और को ए पार्ट जो है ना वो इसके साथ रिएक्शन में यूज़ हो जाता है। और जो हमारे पास एंजाइम है इस स्टेप में उसको कहते हैं सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि सिट्रेट की सिंथेसिस करनी है तो सिट्रेट सिंथेज। अब इस एंजाइम की अगर रेगुलेशन देखी जाए ना, तो इस एंजाइम को जो चीज़ें रेगुलेट करती हैं वो क्या है, ज़ाहिर है ये रिएक्शन जब होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो हमें एनर्जी कब चाहिए होती है, जब हमारे पास एनर्जी नहीं होती। ठीक है, तो एनर्जी जब लो होगी तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, कैल्शियम लेवल्स हाई होंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, और सिट्रेट के लेवल कम होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, क्योंकि हमें सिट्रेट चाहिए, अगर सिट्रेट नहीं है तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये चीज़ें थी हमारे पास नॉर्मल इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो हमें चाहिए रेगुलेशन के लिए। अब क्या चीज़ें इसको इनहिबिट करती हैं, सबसे पहले ये कि हमारे पास अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हमें और चाहिए नहीं एनर्जी, यानी कि एटीपी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, हमें और नहीं चाहिए, तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह NADH जो कि आगे जाके जिसने हमें ATP देने हैं, अगर वो ज़्यादा है तो भी रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जब ये काम हो रहा होता है ना, मतलब हमें अब ये रिएक्शन नहीं चाहिए, तो ये रिएक्शन कैसे स्टॉप होता है, ये रिएक्शन ऐसे स्टॉप होता है कि सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जो है, जब वो देखता है कि यार एनर्जी भी बहुत पड़ी हुई है, ATPs भी बहुत हैं, NADH भी बहुत पड़े हुए हैं, मुझे और ये रिएक्शन कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वापस जाता है सिट्रेट सिंथेज ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम था ना, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है, उस एंजाइम के पास जाता है। और वो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में क्या कर रहा था, वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा था फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ठीक है, तो ये सिट्रेट सिंथेज इस फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के पास जाता है और उसको बोलते हैं ये वाला स्टेप स्टॉप कर दो। जब पीछे से ग्लाइकोलिसिस का ये स्टेप स्टॉप हो जाएगा तो आगे ग्लाइकोलिसिस भी नहीं होगी, लिंक रिएक्शन भी नहीं होगा और क्रेब साइकिल भी स्टार्ट नहीं होगा। इस तरह ये वाला जो है ना हमारे पास ये वाला स्टेप रेगुलेट होता है, और ये एंजाइम इस तरह कंट्रोल कर रहा होता है द प्रोडक्शन और इनहिबिशन ऑफ क्रेब साइकिल के अगले वाले रिएक्शंस। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब लेट सपोज हमारे पास सिट्रेट बन गया है, सिट्रेट बन गया तो ये अब नेक्स्ट पार्ट क्या बनाएगा, कैन आई जो हमने निमोनिक बनाया था, तो आई फॉर क्या था, आइसोसिट्रेट। अब ये बनाता है आइसोसिट्रेट, और इसके लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं एकोनिटेज। एकोनिटेज जो एंजाइम है ये हमारे पास इनहिबिट हो जाता है बाय अ प्लांट टॉक्सिन। ठीक है, ये क्लिनिकल है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक प्लांट टॉक्सिन की वजह से ये हमारे पास इनहिबिट हो जाता है। और वो होता किस तरह है कि जो प्लांट टॉक्सिन है ना वो आता है, और वो या फिर कोई ड्रग भी हो सकता है, वो टॉक्सिक ड्रग आता है, वो क्या करता है कि वो इस वाली जो सिट्रेट है ना, इस सिट्रेट को कन्वर्ट करके फ्लोरोसिट्रेट बना देता है। जब ये फ्लोरोसिट्रेट बन जाएगा तो जाहिर सी बात है एकोनिटेज इसके ऊपर एक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम्स तो स्पेसिफिक होते हैं। ये एकोनिटेज सिर्फ सिट्रेट के ऊपर काम कर सकता है, ये फ्लोरोसिट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो प्लांट टॉक्सिन इस सिट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोरोसिट्रेट में, जिसकी वजह से ये एंजाइम उसके ऊपर काम नहीं करता और ये स्टेप जो है हमारे पास इनहिबिट हो जाता है। ओके, इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या था, कैन आई कीप। तो कीप फॉर अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। और इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, और इसमें जो है हमारे पास NADH भी निकल रहा है, क्योंकि ये थर्ड स्टेप जो है ये हमारा ये था। और थर्ड स्टेप में आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और NADH निकल रहा होता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट निकल गया, इसके अंदर जो ये एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज,
अगर बॉडी में वही बात है कि अगर बॉडी के अंदर एटीपी नहीं है, एनर्जी हमें हमारे पास नहीं है, और हमारे पास कैल्शियम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, सॉरी ये वाला एंजाइम रेगुलेट हो जाएगा। एनर्जी नहीं है, हमें एटीपी चाहिए, तो ये एंजाइम रेगुलेट होगा और ये इस प्रोसेस को आगे कैरी आउट करेगा ताकि और एनर्जी बने। लेकिन अगर हमारे पास एटीपी के लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है और वो अगले रिएक्शंस को स्टॉप कर देता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैन आई कीप अपसेलिंग आ जाएगा, मतलब कि सक्सिनाइल को एंजाइम ए, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब ये सक्सिनाइल को ए जो बनता है हमारे पास, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को ए जो है, इस स्टेप का जो एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एज यूजुअल हमें पता है इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और NADH निकल रहा है, और इसके अलावा को एंजाइम ए इसके अंदर ऐड हो रहा होता है। अब इस एंजाइम का जो जो हमारा रिएक्शन है, इसका जो एंजाइम है वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट का कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसका मतलब है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके सेम वही सारे पार्ट्स हैं। कौन कौन से, इसके E1, E2, E3, जो कि हमने लास्ट लिंक रिएक्शन में भी देखा, और सेम वही वाला निमोनिक, तुम्हारे लिए कोई फ़र्ज नहीं, सेम वो सारा काम होगा, FAD होगा, NAD होगा। और इसका मैं दोबारा वो रिएक्शन नहीं बना के दिखा रही क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ समझ आई हुई है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है कि ये रिएक्शन किस तरह होगा। सेम वही रिएक्शन होगा, लेकिन बस उसमें जो है हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स था, उसने पायरुवेट के ऊपर एक्ट किया था और उसको कन्वर्ट किया था एसिटाइल को ए में। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट आ जाएगा, बस सारे पायरुवेट की जगह अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट आ जाएगा। बाकी सेम रिएक्शन है, सेम कॉम्प्लेक्स है, सेम उसके जो है ना सारे कंपोनेंट्स हैं, और डेफिशिएंसी भी उसकी सेम है। अगर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास वर्निक कर्सकोफ सिंड्रोम के सिम्टम्स जहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब सक्सिनाइल को ये बन गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सक्सीनेट में, ठीक है। सक्सीनेट में जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है वो है सक्सीनेट थायोकाइनेज, और यहाँ पे जो है हमारे पास GDP और GTP की हेल्प से, उसकी इंटर कन्वर्जन से हमारे पास क्या बन रहा होता है, ATP बन रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ATP मिल गया। अब सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट के अंदर, ठीक है, सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट के अंदर। इस दौरान हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। देन फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मेलेट के अंदर, इसके अंदर एंजाइम यूज़ होता है फ्यूमरेज, और फिर हमारे पास मेलेट कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट में, और इसमें एंजाइम यूज़ होता है मेलेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ज़्यादातर इसमें सारे डिहाइड्रोजनेज हमारे पास एंजाइम यूज़ हुए हैं। पहला जो था वो उसने सिट्रेट की सिंथेसिस करनी थी, तो वो पहला एंजाइम सिट्रेट सिंथेज था, लेकिन उसके बाद जो है ना हमारे पास आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम था, जिसने आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट बनाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंजाइम था, आइसोसिट्रेट है ना, तो उसको कन्वर्ट करना है तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। फिर अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को कन्वर्ट करना है तो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। उसके बाद अगर हमने सक्सीनेट को कन्वर्ट करना है तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, और अगर हमने मेलेट को कन्वर्ट करना है तो मेलेट डिहाइड्रोजनेज। ज़्यादातर इसके एंजाइम जो है ना वो सारे डिहाइड्रोजनेज थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बस इतना सही है, आप लोगों को क्रेब्स साइकिल के बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक चीज़ इसका क्लिनिकल है छोटा सा, एक क्लिनिकल तो मैंने एकोनिटेज का प्लांट टॉक्सिन वाला बता दिया आपको, एक मैंने यहाँ पे थायमीन का बता दिया, थायमीन डेफिशिएंसी से जो हमारे पास वर्निक कॉर्सकोफ सिंड्रोम हो रहा है। एक और यहाँ पे है आर्सेनिक पॉइजनिंग, और आर्सेनिक पॉइजनिंग भी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि आर्सेनिक पॉइजनिंग दो तरह की हो सकती है, एक आर्सीनेट, एक आर्सीनाइट। आर्सीनेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस में होती है, वो आपने ग्लाइकोलिसिस वाले टॉपिक में पढ़ी है। सेकंड है इसकी आर्सीनाइट। आर्सीनाइट जो है ना वो क्रेब साइकिल की क्रेब साइकिल का क्लिनिकल है। आर्सीनाइट क्या करता है कि वो जाके जो लिपोइक एसिड बन रहा है ना हमारे पास, जहाँ पे E2 का लिपोइक एसिड वाला पार्ट है, ये इसको जाके उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, और जिसकी वजह से हमारे पास पीछे ये चलता जाएगा, और ये पीछे पायरुवेट ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा, पायरुवेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग वाला जो पार्ट है वो लिपोइक एसिड यानी E2 पार्ट ऑफ द रिएक्शन जो है
E2 पार्ट ऑफ द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। सॉरी, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट वाले को E2 पार्ट को नहीं करेगा। ये आपको मैंने इधर E2 पार्ट की एग्जांपल दी है कि जो हमने लास्ट लिंक रिएक्शन पढ़ा था ना, लिंक रिएक्शन के अंदर जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स था उसके 3 पार्ट थे, E1, E2 और E3। उसका जो E2 पार्ट है वो जब इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका लिपोइक एसिड काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनाइड की वजह से, तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।